हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज मनीष मिश्रा केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ है। और केमिस्ट्री के प्रीवियस बेसिक क्लास में बहुत आसानी से केमिस्ट्री के बारे में समझे थे और केमिस्ट्री के ब्रांचेज को समझे थे। और ये जो है आपका केमिस्ट्री जो शब्द है कीमिया से लिया गया था। हर चीज को बहुत आसानी से समझ गए थे। स्टडी ऑफ मैटर जो होता है वो केमिस्ट्री होता है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर क्या है। ठीक है, अगर मैटर को समझ गए तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री धीरे धीरे बारी बारी से आसानी से समझ में आने लगेगा। लेकिन आपको पता है कि मनीष मिश्रा जो है एक दमदार कोटेशन लेके हर बार आता है और सबके दिलो दिमाग पर छा जाता है। वो जो है जेहन में उतारने का प्रयास करोगे दोस्त और लाइफ में लाने का प्रयास करोगे। साथ ही साथ ये कोटेशन आपको एक्साइटमेंट देगा, आपके अंदर जुनून पैदा करेगा और आप जो है अपने काम में बहुत ही आसानी से, मेहनत से, लगन से काम करोगे। आफ्टर दैट यू गेट द सक्सेस। आप निश्चित सक्सेस होने वाले हो। बट वीडियो को बहुत आसानी से देखो, लाइक करना मत भूलो, कमेंट करना मत भूलो और शेयर करना मत भूलो। बेल आइकन को दबाना मत भूलो यार, फटाफट तो करे ये काम। अरे पगले दबाओ तो सही बेल आइकन, ठीक है। लेकिन आपको शुरू करने से पहले आपके सामने एक बहुत ही दमदार कोटेशन मनीष मिश्रा के द्वारा। कोटेशन इस प्रकार है कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है दोस्त, पर अगर मेहनत ईमानदार और लगन वाला हो तो इतिहास रच जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट का अगला भाग, पार्ट 2। ठीक है, तो पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री का डिफिनेशन समझे थे। साथ ही फादर ऑफ केमिस्ट्री को देखे थे, साथ ही साथ केमिस्ट्री के ब्रांचेस देखे थे। ब्रांच जो था वो काफी ही डीपली वे में हम लोग देखे थे ताकि हर एक आदमी को समझ में आ गया था। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री है वो स्टडी ऑफ मैटर कहा गया था। स्टडी ऑफ मैटर जो होता है कंपोजिशन होता है, रिएक्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन एक्चुअली मैटर को नहीं समझ पाए थे। मैटर को आज हमको समझना है, लिखना है और जानना भी है। ठीक है, मैटर यानी पदार्थ उसे कहते हैं। हेडिंग डालते हैं पहले कि मैटर क्या है, द्रव्य क्या है। ये द्रव्य की बात हो रही है। इंग्लिश में अगर इसको लिखते हैं तो ये मैटर इंग्लिश वर्ड है। इसको हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं दोस्त, इसको पदार्थ भी बोलते हैं। ये क्या है तो हम लोग कह सकते हैं पदार्थ क्या है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वी कैन फील दैट। इसका मतलब होता है कि हर वह चीज जो स्थान गिरती है, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे जड़त्व का गुण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसे हम महसूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। पहले लिखते हैं कि एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, हर वह चीज जो स्थान गिरता है। हैविंग, हर वह चीज जिसमें मास हो, हैविंग मास, हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी, हैविंग प्रॉपर्टी, हैविंग और साथ ही साथ गुण भी हो, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया करने का मतलब होता है जड़त्व। एंड वी कैन फील दैट, एंड वी कैन फील दैट का मतलब यही हुआ कि हर वह चीज, हिंदी वर्जन लिखता हूं, हर वह चीज, वह हर चीज जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, स्थान गिरती है, पहले स्थान गिरती है लिख लो, जिसमें, ठीक है, द्रव्यमान हो लिखो, सॉरी, द्रव्यमान हो
स्थान घेरती है तथा उसमें जड़त्व का गुण उपस्थित हो और उसे महसूस किया जा सके उसे द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है दोस्त। वेरी इजी। हम लोग क्या कहेंगे कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो और वह वस्तु में जड़त्व का गुण हो, साथ ही साथ हम उसको क्या करते हैं, अनुभव भी करते हैं, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो एक यहाँ पे एक टॉपिक दिखा, एक वर्ड दिखा, जड़त्व का। ये जड़त्व क्या है? तो जड़त्व के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो हमेशा गति में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। यानी कि गति में है तो गति में रहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, जो काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। तो वो चीज इसमें हो, साथ ही साथ हम उसको अनुभव करते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका पदार्थ था। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं कि पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं पदार्थ का, किस आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो इसका जो है दो वे है, दो वर्गीकरण किया गया इसको। एक किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एक किया गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। देखते हैं कि कितना इसका ब्रांचेस है। पहले इसका स्क्रीनशॉट करोगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, शुरू करते हैं। हर चीज को ध्यान से, मन से, तन से पढ़ो दोस्त, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर चीज, हर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देखो दोस्त। ठीक है, ये द्रव्य है और ये द्रव्य का हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्या कर रहे हैं दोस्त, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण इसको हम लोग दो वे में करते हैं। कितने वे में करते हैं दोस्त, इसको हम लोग दो वे में करते हैं। दो वे क्या क्या है देख लेते हैं हम जस्ट। दो वे जो है आपका, एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, कंपोजिशन मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिकी संरचना के आधार पर, यानी भौतिक के आधार पर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कि भौतिक के आधार पर एक बांटा गया है, आधार पर, और एक जो है रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया है दोस्त। ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर हम लोग इस चीज को बांटे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो आपको सबको पता है कि पदार्थ जो होता है वो भौतिक के आधार पर 5 भाग में बांटा गया है। बहुत लोगों को नहीं पता है, लोग बोलते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं 5 तरह के। ये 5 तरह क्या क्या होगा, इसको लिखते हैं फिर कि इसको हम लोग भौतिकी के आधार पर 5 भाग में बांटते हैं। ये 5 भाग कौन कौन है देखते हैं दोस्त। पहला है सॉलिड। क्या है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। दूसरा है लिक्विड का मतलब क्या हो गया, द्रव। इसके बाद क्या है, गैस हो गया। चौथा जो भाग है वो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और लास्ट जो है बोश, सॉलिड कंसंट्रेशन, कंडिसोल होते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्सिलेट। ठीक है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 5 भाग बांटा गया, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग
द्रव्य को यानी पदार्थ को इतने भाग में बांटा गया, यानी कि एक भाग बांट दिया गया है सॉलिड रूप में, एक बांट दिया गया है लिक्विड रूप में, एक बांट दिया गया है गैस रूप में, एक प्लाज्मा है और एक क्या है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तीन चीज तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप प्रीवियस जो है मैट्रिक क्लास में या फिर आप जो है 11th-12th के स्टूडेंट होंगे तो कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। ये चीज तो तीन चीज तो बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं, लेकिन ये दो चीज नया चीज देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीज क्या है, ये चीज एक्चुअली जो है नेचुरली प्राप्त होता है और ये दोनों चीज जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल यानी कि लैब में तैयार करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे तैयार करते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे, बट अब आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि द्रव को कितने भाग में बांटा गया है। तो इस द्रव को हम लोग यहाँ पे दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं दोस्त, दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं प्योर यानी शुद्ध रूप में, एक बांटते हैं अनप्योर यानी पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एक शुद्ध रूप में और एक अशुद्ध रूप में। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध क्या चीज हो सकता है, शुद्ध जो चीज है वो क्या होगा, तो ये शुद्ध जो चीज होता है शुद्ध पदार्थ बोला जाता है आपको, एक बोला जाता है तत्व को और एक बोला जाता है यौगिक को। क्या बोला जाता है दोस्त, एक बोला जाता है तत्व को और एक बोला जाता है यौगिक को। तत्व मतलब एलिमेंट और ये क्या हो गया कंपाउंड, कंपाउंड हो गया। बहुत आसानी से समझिए इस चीज को। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्योर कौन कौन सा चीज है, तत्व और यौगिक। अनप्योर कौन सा चीज हो सकता है, अनप्योर क्या होगा, मिक्सचर होगा, मिक्सचर यानी मिश्रण होगा। इसको हम लोग एक भाग बांट देते हैं, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर रूप में बांटा गया है, यानी कि ये जो है मिश्रण है। बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आसान है ये सब चीज, ऑलरेडी जो है आप कुछ न कुछ पढ़े होंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, एक प्योर एक अनप्योर। प्योर जो होता है तत्व होता है, यौगिक होता है और ये मिक्सचर होता है अनप्योर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना होगा। तत्व जो होगा वो होगा कितने प्रकार, आपको जानना है 3 प्रकार 4 प्रकार, जो भी जानना है 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्त। जब बारीकी से देखोगे हर चीज को, तत्व जो है 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे, एक होगा धातु, एक होगा अधातु और एक होगा उपधातु। ये 3 प्रकार इसका होता है। यानी तत्व को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, धातु के रूप में बांट सकते हैं, अधातु के रूप में बांट सकते हैं और उपधातु के रूप में हम लोग बांटते हैं। वेरी इजी। साथ ही साथ अगर यौगिक को बांटा जाए तो यौगिक को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कौन कौन, तो ये 2 भाग बांट दीजिए। एक बांट दीजिए ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बांट दीजिए और एक बांट दीजिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपका जो है यौगिक इतने रूप में बांटा गया है। ठीक है, यौगिक क्या है, एक है कार्बनिक यौगिक, हिंदी में अगर लिखते हैं तो इसको लिखते हैं कार्बनिक यौगिक और एक लिखते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, यानी कि प्योर जो होगा वो तत्व होगा, यौगिक होगा तत्व होगा, धातु अधातु उपधातु तथा यौगिक जो होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अगर मिक्सचर की बात बोले तो मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इस चीज को यहाँ पे लिख लो दोस्त। एक होगा मिश्रण, अगर देखा जाए तो मिश्रण जो होगा 2 प्रकार के लिखते हैं। कौन कौन, एक होगा समांगी मिश्रण के रूप में देखेंगे, हर चीज को बारी बारी से, हर चीज को काफी डीप वे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। समांगी जो होता है होमोजीनियस होता है, इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो होमोजीनियस होता है, और एक होता है हेट्रोजीनियस बोला जाता है, हेट्रोजीनियस के रूप में बांटा जाता है। तो ये मिश्रण का 2 भाग है। अब ये समांगी क्या है, विसमांगी क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, धातु क्या है, धातु क्या है, उपधातु क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे जब जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये था वर्गीकरण आपका पदार्थ का। पदार्थ का वर्गीकरण बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। ये वीडियो को बहुत आसानी से देखो, ध्यान से देखो, सब चीज देखो। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कि इस जो फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग जो देख रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंसिस्टेंस जो है, ये सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टीन क्या है।
तो हम लोग को ये पता है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर दो ही चीज हो सकते हैं, या तो लिविंग बीइंग्स में हो सकते हैं या तो नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो लिविंग का निर्माण कैसे होगा, नॉन लिविंग का निर्माण कैसे होगा, तो अभी हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कि पृथ्वी पर कौन कौन चीज रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करोगे, लिखोगे। बहुत आसान है दोस्त, बहुत ही मजेदार टॉपिक। अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज समझ में नहीं आएगा तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता। ये चीज को बहुत आसानी से देखो दोस्त, समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा चीज जो है जो आपको समझ में नहीं आएगा। वेरी वेरी इजी। साइंस इज द फीलिंग। आप जिस दिन फीलिंग करना सीख लोगे, जिस दिन अनुभव करना सीख लोगे, आप जो है साइंस को पूरी तरह से आपका कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका होने वाला है इस पृथ्वी पर क्या क्या हो सकता है। या तो लिविंग हो सकता है या तो नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग का निर्माण कैसे होता है, नॉन लिविंग का निर्माण कैसे हो सकता है। वेरी इजी। देखोगे यहाँ पे कि एक जो है इस धरती पर लिविंग होंगे, लिविंग बीइंग्स होंगे, दूसरा का क्या होगा, नॉन लिविंग होंगे। बहुत आसानी से समझोगे दोस्त, बहुत आसानी से समझिएगा। यहाँ पे दो ही चीज हो सकते हैं। लिविंग का निर्माण जो होता है, आपको पता है कि लिविंग का निर्माण जो होता है वो सेल से होता है। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। तो सेल जो है, लॉट ऑफ सेल जब मिलते हैं, जब एक से अधिक सेल मिलते हैं तो बनता क्या है, टिश्यू। टिश्यू बन गया है दोस्त, बहुत आसान है। टिश्यू, उसका मतलब क्या होता है, उत्तक। उत्तक, अगर ढेर सारे उत्तक मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, वेरी इजी, ऑर्गन बनेगा दोस्त। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और ढेर सारे अंग मिल गए तो क्या बनेगा भैया, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र का ढेर सारा अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या बनता है, बॉडी बनेगा दोस्त। यानी कि आपका लिविंग बीइंग्स तैयार हो गया, आपका शरीर जो है तैयार हो गया। आपका सवाल जहन में ये आ सकता है कि जब लिविंग का निर्माण ऐसे हो सकता है तो नॉन लिविंग जो बनना होगा किससे बनना होगा। वेरी इजी। नॉन लिविंग जो बना होगा वो बना होगा जस्ट लाइक एटम से। किससे बना होगा, एटम। एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु से बना होगा। यानी कि परमाणु जो है नॉन लिविंग के बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। अब बोले हैं कि ढेर सारे परमाणु अगर मिल जाए, ढेर सारे अगर परमाणु मिल जाए तो क्या बन जाएगा दोस्त, मॉलिक्यूल बनेगा दोस्त। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, अणु का निर्माण होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाए, अणु मिल जाए तो क्या बन जाएगा, वेरी इजी, आपका बनने वाला है पदार्थ। क्या बन गया, पदार्थ। यानी कि द्रव्य का निर्माण हो गया, मैटर का निर्माण हो गया। किससे हुआ, तो आपका अणु से हुआ। किससे हुआ, अणु से हुआ। अब आपके अंदर सवाल उठ रहा है कि ये मैटर जो होगा वो कैसे बना होगा। यानी कि ये मैटर जो है वो मैटर को कितने रूप में हम लोग देखे हैं, सॉलिड रूप में, कितने रूप में देखे हैं, लिक्विड रूप में, कितने रूप में देखे हैं, गैस रूप में। ठीक है, ये आपका आर्टिफिशियली है सॉलिड लिक्विड गैस, बट आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कोइंसिडेंस जो होता है इस चीज के मिलावट से बनता है। कैसे बनता है अभी देखेंगे, बट आपको ये समझ में आया होगा कि ये सॉलिड कैसे बना होगा, ये लिक्विड का निर्माण कैसे हुआ होगा, गैस का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो हम लोग को पता है कि इस चीज से, यानी कि मॉलिक्यूल से ये सब चीज का निर्माण हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से मिले होंगे तो दोनों, एक से अधिक परमाणु जब मिले होंगे तो एक से अधिक परमाणु जब मिलने के बाद ये जब मिल रहे होंगे तो इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा। वो कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, वेरी इजी। एक जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम हो रहा होगा। एक मॉलिक्यूल्स जो है आकर्षण का बल लगा रहे होंगे, दूसरे का जो बल लग रहा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन का काम हो रहा होगा दोस्त। ठीक है, एक जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण का लग रहा है और एक बल लग रहा है आकर्षण का बल। यानी कि परमाणु जो है एक से अधिक मिलते हैं तो अणु बनता है, और अणु जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बन रहा था, पदार्थ। तो अणु के बीच लगने वाले जो बल होंगे वो बल कौन सा है, आकर्षण का बल और प्रतिकर्षण का बल। यही दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल जो है आपका क्या चीज का निर्माण करता है, मैटर का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। और ये मैटर जो है सॉलिड बनाएगा, गैस बनाएगा और लिक्विड बनाएगा। दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि सॉलिड का निर्माण कैसे होगा, वेरी इजी। सॉलिड का निर्माण कैसे होगा, तो सॉलिड का निर्माण जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब है
आई लिखते हैं शॉर्ट टर्म, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा अगर ग्रेटर होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से। वेरी इजी, अगर मान लिया जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कहने का मतलब होगा मस्ट ग्रेटर होगा, डबल ग्रेटर होगा, यानी कि बहुत बड़ा होगा, यानी दोनों के बीच बहुत ज्यादा लगा होगा बल, तो सब जो है सॉलिड का निर्माण होगा। वेरी इजी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो आपका क्या निर्माण होगा? सॉलिड का निर्माण होगा। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए इस लिक्विड का निर्माण करना है, लिक्विड का निर्माण कैसे होगा? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सिर्फ ग्रेटर होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, यानी कि ये था मच ग्रेटर और ये क्या था? ग्रेटर, यानी कि ये बहुत बड़ा था, सॉलिड बनेगा तो लिक्विड बनेगा, ग्रेटर होगा रिपल्सन से तब बनेगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है गैस का निर्माण कैसे होगा? तो गैस जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा लेस देन होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, यानी कि आपका प्रतिकर्षण का बल ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन से। तो इसके बाद क्या चीज का निर्माण होगा? गैस का निर्माण होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो सॉलिड बनेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन से थोड़ा ज्यादा होगा तो द्रव बनेगा, लिक्विड बनेगा। अगर रिपल्सन अट्रैक्शन से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस मैटर में हम दो चीज और देखे थे। इस मैटर में हम लोग दो चीज देखे थे, एक देखे थे प्लाज्मा और एक देखे थे बोस-आइंस्टीन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन कॉन्सेंट्रेशन और प्लाज्मा का जो रूप होता है ये चीज हम लोग लैब में तैयार करते हैं। ये सब चीज जो है एक्सपेरिमेंटल तैयार होता है, ये जो है आर्टिफिशियली मिलेगा, ये सब चीज नेचुरली मिलता है लेकिन वो आर्टिफिशियली मिलेगा। तो यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे अगर हम लोग देखे थे कि सॉलिड और लिक्विड वाला जो बीच का फॉर्म होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक है दोस्त। अगर मान लिया जाए कि लिक्विड और गैस, लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया, इस दोनों का फॉर्म जो होगा उनके बीच का जो स्थिति होगा वो होगा बोस-आइंस्टीन कंसोलिडेट होगा। यानी कि सॉलिड और लिक्विड वाला बीच वाला स्थिति प्लाज्मा कहलाता है, लिक्विड और गैस के बीच वाला स्थिति क्या कहलाता है? बोस-आइंस्टीन। इसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पदार्थ का क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन को बहुत आसानी से, वेरी इजी वे में और आसानी से तगड़ा ये सिर्फ चीज को हम लोग समझे हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने हैं आगे कि आगे क्या होने वाला है, कि एटम क्या है, अणु क्या है, हर चीज को, पदार्थ का हर एक भाग को देखने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आई होप समझ में आया होगा। आप कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे पगले दबाओ तो सही यार, इससे बढ़िया पढ़ाई कहाँ होता है दोस्त, देखो तो सही अच्छा से। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।